फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फ्यूचर की मोबिलिटी के बारे में या फिर कह लीजिए कि फ्यूचर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, यानी कि किस टाइप के व्हीकल और किस टाइप के फ्यूल का यूज़ हम लोग अपने फ्यूचर में करने वाले हैं। अब आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल इंजन आईसी इंजन बेस्ड कार्स के बारे में, जो कि पेट्रोल या फिर डीजल से पावर्ड होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे ऑल टाइम फेवरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग फ्यूल की तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, जो कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता दिख रहा है। और टोयोटा जैसी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड पावर बेस्ड कार की लॉन्चिंग कर दी है। तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। हम लोग बात करते हैं फ्यूचर ऑटोमोबाइल की, तो कुछ पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, जो कि हमारी अभी की आईसी इंजन बेस्ड कार से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हो जाती है रनिंग कॉस्ट, यानी कि फ्यूल और हमारी कार की इकोनॉमी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टोटलिटी हो जाती है इफिशिएंसी, क्योंकि किसी भी व्हीकल की या फ्यूल की इफिशिएंसी जब सबसे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उससे सबसे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। अब जब हम लोग बात करते हैं इफिशिएंसी की, तो नॉर्मली अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जब इफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे व्हीकल की इफिशिएंसी की, यानी कि आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल की इफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशिएंसी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल की इफिशिएंसी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम लोग चूंकि बात करें इफिशिएंसी की, तो हम लोग बात करेंगे कंप्लीट साइकिल की इफिशिएंसी, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि हमारी इन गाड़ियों में जो कि जो भी फ्यूल यूज होता है, जो कि हमारी गाड़ियों को मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है उनको चलने के लिए, हम लोग बात करेंगे उन फ्यूल प्रोडक्शन की इफिशिएंसी की, जिससे कि हम लोग जान पाए कि हमारी जो टोटल साइकिल की इफिशिएंसी है वो कितनी है। और वही इफेक्टिव तरीका होगा ये जानने के लिए कि हमारी फ्यूचर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सा फ्यूल या फिर कौन सा व्हीकल सर्वाइव करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे फ्यूल या फिर हमारे व्हीकल्स की इफिशिएंसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईसी इंजन बेस्ड, यानी कि इंटरनल कम्बशन इंजन बेस्ड हमारे व्हीकल्स की, जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल या फिर पेट्रोल को बोले तो गैसोलीन का, हमारी गाड़ियों को पावर देने के लिए। दोस्तों एक चीज आपको क्लेरिफाई कर दूं, जब मैं बात करूंगा फ्यूल की और जब बात करूंगा इफिशियंसी की, तो जब इफिशियंसी की बात करेंगे तो फ्यूल प्रोडक्शन के लिए जो हमको इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर लगने वाला है, उसको भी हम लोग इफिशियंसी की तरह ही काउंट करेंगे, जिससे कि हम लोग एग्जैक्ट इफिशियंसी को कैलकुलेट कर पाए। अब सबसे पहले चूंकि हम लोग फ्यूल की प्रोडक्शन साइकिल की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हमारे आईसी इंजन में यूज होने वाले फ्यूल की, यानी कि क्रूड की, जो कि सबसे रॉ मटेरियल के रूप में हमको मिलता है, जिसको कि हम लोग रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से, यानी कि उनको हम लोग जमीन से या फिर हम लोग समुद्र से निकालते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इनकी एक्सट्रैक्शन की इफिशियंसी को, यानी कि इसके एक्सट्रैक्शन में हमको एग्जैक्टली कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके बाद कि ये हमको मिलता है। तो नॉर्मली दोस्तों जब बात आती है क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन की इफिशियंसी की, तो जो पैरामीटर अलग अलग मैंने स्टडी किए हैं और उनका जो एवरेज निकाला है वो निकाला है तकरीबन 90% का, यानी कि यहाँ पर तकरीबन 10% के आसपास की एनर्जी हम लोगों को लग जाती है फ्यूल एक्सट्रैक्शन की। अब ये मोटा मोटा एवरेज है, चूंकि जब हम लोग डीप सी से फ्यूल एक्सट्रैक्शन करते हैं क्रूड का, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जबकि हम लोग अगर हमारे ग्राउंड से फ्यूल एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी कि सॉइल से, तो थोड़ी सी कम एनर्जी लगती है, पर ये एवरेज के आसपास है। एक चीज़ आपको और क्लेरिफाई कर दूं, ये अलग अलग डाटा मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हैं और जो एवरेज मेरे को मिला है उसको मैंने अपनी इस कैलकुलेशन में यूज़ किया है। हालांकि हो सकता है कि 5 से 10% का वेरिएशन आ जाए, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं काफ़ी क्लोज हूँ इफिशियंसी कैलकुलेशन में और आपको एग्जैक्ट डाटा और काफ़ी प्रिसाइज डाटा दे पाऊँ। तो ये बात हो गई हमारे क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन की इफिशियंसी की। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन तो हमने कर लिया है 10% के लॉस के साथ इफिशियंसी के,
लेकिन अब जब क्रूड ऑयल हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोगों को इसको अलग अलग जगह पे भेजना भी पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ मान लीजिए सऊदी अरब से क्रूड ऑयल आता है, तो सऊदी सऊदी अरब से शिप के थ्रू हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल आ रहा है, यानी कि यहाँ पर शिपिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ गई है, और इसमें भी हमारी एनर्जी लगने वाली है, पावर लगने वाला है शिपिंग में भी, तो यहाँ पर भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं। और जो एवरेज निकल कर आता है क्रूड ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर ट्रांसपोर्टेशन का, चूंकि डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखें तो 5-7 कंट्रीज ऐसी हैं जो मेजर कंट्रीज है जो कि क्रूड को एक्सपोर्ट करती हैं, जिनके पास की इनके काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो एवरेज निकल कर आता है क्रूड के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो निकल कर आता है तकरीबन 88% की इफिशियंसी, यानी कि 12% का लॉस हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्रूड तो हमको मिल गया है, लेकिन अब क्रूड से हमको उसको डीजल बनाना है और उसको पेट्रोल यानी कि गैसोलीन बनाना है। तो यहाँ पर आ गई पेट्रोल प्रोडक्शन की बात, यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस की। जो बेस्ट रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उनकी अगर एवरेज इफिशियंसी की बात करें पेट्रोल प्रोडक्शन के लिए, तो वो निकल कर आती हैं तकरीबन 85% के आसपास की, यानी कि रिफाइनिंग में तकरीबन 15% का लॉस हो जाता है। और इसके बाद हमको 15% के लॉस के बाद मिलता है हमारा पेट्रोल। अब चूंकि पेट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल काफ़ी फ्लेमेबल होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है, इसलिए जब हम लोग बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की और इसके ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि जब हमारी रिफाइनरी से हमको हमारे लोकल पेट्रोल पंप तक इस फ्यूल को पहुंचाना है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन आता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो लॉसेस हो जाते हैं, एनर्जी लॉसेस पेट्रोल के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हो जाते हैं तकरीबन 10% के आसपास के, और इफिशियंसी निकल कर आती है डिस्ट्रीब्यूशन की 90% की। अब हमने हमारे पेट्रोल पंप तक तो पहुंचा दिया, अब हमको पेट्रोल पंप से इसको हमारी कार में भी रिफिल करना है, और यहाँ पे भी कुछ इफिशियंसी लॉसेस होते हैं, कुछ वेपोराइजेशन होता है, कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो इसकी इफिशियंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 98% की, और यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं वो तकरीबन 2% के लॉसेस हो जाते हैं हमारे पेट्रोल को हमारी कार के टैंक तक आने में। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा इस पूरे सिस्टम की अलग अलग इफिशियंसी को, जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारे क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लेकर हमारे रिफाइंड पेट्रोल के हमारे टैंक में जाने तक। तो ये पूरी सिस्टम की इफिशियंसी हो गई। अब हम लोग इसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली हमको कितनी इफिशियंसी मिल रही है। कि हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग क्रूड का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारी लॉस होता है 10% का इफिशियंसी का। तो अगर हम लोग 100% इफिशियंसी में 10% को माइनस करते हैं तो 90% की इफिशियंसी हमको मिलती है क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन में। अब फर्दर 12% का लॉस हो जाता है, चूंकि क्रूड ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर शिपिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस फर्दर 12% के लॉस को हम लोग काउंटर कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर आता है वो आता है 79% का। अब फर्दर चूंकि हम लोग बात करें हमारे क्रूड ऑयल से पेट्रोल या डीजल की रिफाइनिंग की, तो रिफाइनिंग प्रोसेस की जो इफिशियंसी की हमने बात की थी 15% की, तो यहाँ पर जो 79% हमारे पास आया था उसके अंदर फर्दर हम लोग 15% का एडिशन कर दें लॉस का, तो यहाँ पर जो हमारे पास आती है एफिशिएंसी निकल कर वो आती है 67% की। अब हमारा पेट्रोल बन गया है, अब पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने बात की थी 10% के लॉसेस की, यानी कि 90% की इफिशियंसी की। तो 67% जो हमारे पास निकल के आया था फ्यूल प्रोडक्शन की इफिशियंसी का, यानी कि पेट्रोल प्रोडक्शन की इफिशियंसी का, उसमें 10% लॉसेस को और कंसिडर कर लेते हैं हमारे पेट्रोल के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास जो इफिशियंसी निकल कर आती है तकरीबन मोटा मोटा 60% की इफिशियंसी हमारे पास निकल कर आती है। अब फर्दर जब हम लोग इसको हमारे फ्यूल टैंक में रिफिलिंग की बात करते हैं तो हम लोगों ने कंसिडर की थी 2% का लॉस, यानी कि 98% की इफेक्टिव इफिशियंसी। तो फर्दर 60% में हम लोग 98% की इफिशियंसी को कंसिडर करते हैं 2% के लॉस के साथ। तो जो इफेक्टिव इफिशियंसी निकल कर आती है पेट्रोल के प्रोडक्शन की, वो निकल कर आती है 59%। अब ये जो पेट्रोल के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, ये हमारी इनिशियल प्रोसेस है हम लोगों ने कैलकुलेट की, यानी कि क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लेकर हमारे फाइनल पेट्रोल के हमारी गाड़ी के टैंक में जाने तक की इफिशियंसी निकल कर आई है 59% की। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे व्हीकल की इफिशियंसी के हिसाब से, आईसी इंजन बेस्ट व्हीकल की इफिशियंसी के हिसाब से एग्जैक्टली कितनी एक्चुअल इफिशियंसी हम लोगों को मिलती है पेट्रोल की। कर चुके हैं कि पेट्रोल के हमारी गाड़ी के टैंक में आने तक जो इफेक्टिव एफिशिएंसी नहीं मिलती हम लोगों को इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे फ्यूल प्रोडक्शन की, वो मिलती है 59% की। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आईसी इंजन बेस्ड जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी अगर इंजन की एफिशिएंसी की बात करूँ तो इंजन की एफिशिएंसी एवरेज निकल कर आती है
30 से 35% के बीच में, यानी कि यहाँ पर फर्दर लॉस हो जाता है तकरीबन 65% तक का। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग एवरेज माने 70% के लॉस को, तो 59% में जब हम लोग इस 70% के लॉस को कंसीडर करते हैं, तो ये जो 59% की इफिशिएंसी होती है 70% लॉस के साथ, जो कि हमारे आईसी इंजन की इफिशिएंसी के कारण होते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है 18% की, यानी कि इफेक्टिव इफिशिएंसी हो गई अब 18%। हमारे इंजन के फ्यूल्स के पावर को जो हमारा इंजन जनरेट करता है मैकेनिकल पावर में, वहाँ पर जो इफिशिएंसी निकल कर आती है वो आती है सिर्फ 18% की इफेक्टिव इफिशिएंसी, क्योंकि आईसी इंजन का जो लॉसेज है वो 70% के आसपास है। अब हम लोग बात करें ट्रांसमिशन की, क्योंकि इंजन के बाद हम लोगों को ट्रांसमिशन यूज़ करना है, इसके बाद ही हमारे जो गाड़ी के व्हील में पावर जाता है, मैकेनिकल मूवमेंट जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मली 15 से 20% की होती है, क्योंकि क्लच भी आ जाता है, हमारे पूरे सिंक्रोमेश गियर्स भी हो जाते हैं। तो 15 से 20% फर्दर इफिशिएंसी को हम लोग कंसीडर करें, तो यानी कि इफेक्टिव जो लॉस हो गया यहाँ पर 20% का लॉस हो गया, तो इफेक्टिव इफिशिएंसी निकला 80% की। तो फर्दर 18% की इफिशिएंसी के साथ हम लोग जब ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी जोड़ेंगे 80% की, तो इफेक्टिव, अब आइए इफिशिएंसी हमारे आईसी इंजन बेस्ट व्हीकल की वो आई है 14% की। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूरी साइकिल की इफिशिएंसी निकल कर आ गई है। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की इफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल ली, पेट्रोल के हमारे टैंक में फिलिंग तक की इफिशिएंसी निकाली, और हमने निकाली आईसी इंजन की इफिशिएंसी, उसके बाद ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी, यानी कि टोटल ओवरऑल हमारी गाड़ी के व्हील में जो पावर जाता है मैकेनिकल मूवमेंट, वहां तक की इफिशिएंसी कैलकुलेट की है, तो उस पूरी साइकिल की इफिशिएंसी निकल कर आई है 14% की। दोस्तों अब ये इफेक्टिव फिगर आया इफिशिएंसी का, फ्यूल का, साथ साथ में हमारी गाड़ी की आईसी इंजन बेस्ट व्हीकल की इफिशिएंसी का। बात करेंगे हमारी ऑल टाइम फेवरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशिएंसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पावर का, तो हम लोग बात करेंगे पावर जनरेशन की इफिशिएंसी के बारे में। एक चीज आपको और क्लियरिफाई कर दूं, क्योंकि मेजर जो पोर्शन है हमारे इंडिया में स्पेशली पावर जनरेशन का फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि स्पेशली हो जाते हैं गैस और कोल। तो जितने भी कोल वाले पावर प्रोडक्शन होते हैं, वहां पर जो चूंकि माइनिंग में ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है कोल की स्पेशली या फिर गैस की, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गैस तो पाइपलाइन के थ्रू करते हैं हम लोग, और कोल के लिए जो पावर प्लांट होते हैं वो हमारी माइनिंग साइट के काफ़ी आसपास होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर माइनिंग या एक्सट्रैक्शन की इफिशिएंसी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो 2 से 5% के बीच में इस फिगर को पकड़ सकते हैं। तो मैं सीधे शुरुआत करूंगा पावर प्लांट की इफिशिएंसी से। अगर मैं बात करूं गैस बेस्ड पावर प्लांट की इफिशिएंसी की, तो यहाँ पर जो बेस्ट इफिशिएंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 45 से लेकर 50% के बीच में। लेकिन अगर एवरेज आउट करूं मैं कोल बेस्ड के साथ, तो कोल बेस्ड की इफिशिएंसी बिलो 40% होती है। तो कंबाइंड अगर मैं पकड़ूं, तो मैं इसको पकड़ूंगा तकरीबन इफिशिएंसी को 40% के आसपास। अब एक चीज आपको और क्लेरिफाई कर दूं कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो हालांकि उनकी एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो काफ़ी इकोनॉमिकल होती हैं। तो जब हम लोग पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जब बात इकोनॉमी की आएगी, एफिशिएंसी के रेफरेंस की आएगी, तो यहाँ पर पूरी पूरी पिक्चर शिफ्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में। पर हम लोग बात करते हैं अभी की करंट सिनेरियो की। तो अब हम लोगों ने बात कर ली पावर प्रोडक्शन एफिशिएंसी की, अब बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी की। जो पावर ट्रांसमिट करते हैं हाई वोल्टेज से हमारे लोकल एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकल कर आती है 92 से लेकर 94% के बीच में एफिशिएंसी निकल कर आती है, विद द लॉस ऑफ 8% के आसपास। तो हमारी पावर जनरेशन की एफिशिएंसी हो गई है तकरीबन 40% की। उसमें हम लोग अब पावर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को पकड़ लेते हैं, जो कि तकरीबन 8% के आसपास का लॉस के साथ है। तो यहाँ पर इफेक्टिव एफिशिएंसी आ गई है 38% की इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तक आई है, अब ट्रांसमिशन एरिया तक आई है। अब जब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हमारे यहाँ के ट्रांसमिशन एरिया से लेकर हमारे घर तक आने में, तो यहाँ पर हो जाते हैं फर्दर 4% के लॉसेस। तो जब हम लोग इस इफिशियंसी के साथ फर्दर 4% के लॉसेस को काउंटर कर लेते हैं, तो हमारे घर में अब जो पावर आ रहा है, जैसे कि हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी निकल कर आती है 37% की। यानी कि 37% की वो इफिशियंसी है जिसके से जो कि हमारी बैटरी में एज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे इस 30% इफिशियंसी की फर्दर
डिग्रेडेशन की जो कि होने वाला हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी आ गई है 37%। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन की। अब चूँकि कंजम्पशन की बात आई है तो पिक्चर में आती है हमारी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जिनकी की एफिशिएंसी हम लोग अगर बिल्ड डीसी मोटर की बात करें तो 80 से 90% की आती है। अब मान लीजिए मैं एवरेज एफिशिएंसी पकड़ लेता हूँ 15% के लॉस के साथ 85% की, तो यहाँ पर फर्दर जो 37% की एफिशिएंसी आई है मेरे पावर जनरेशन की, वो फर्दर 15% लॉसेस के साथ हो जाती है तकरीबन 32%। अब क्योंकि बैटरी पैक की भी एफिशिएंसी होती है और जो कि 85% के आसपास होते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाते हैं लॉसेस 15% के। तो फर्दर जो 32% है उसमें हम लोग 85% की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जो आती है एफिशिएंसी निकल के बैटरी पैक के लॉसेस के बाद, वो हो जाती है 27% की। अब बात होती है ट्रांसमिशन की, क्योंकि कुछ में तो हम लोग डायरेक्ट ड्राइव देते हैं, कुछ में मिड ड्राइव यूज़ करते हैं मोटर। तो जहाँ हम लोग मिड ड्राइव यूज़ करते हैं उसकी भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन जो एफिशिएंसी आती है आपकी निकल कर मिड ड्राइव के केस में ट्रांसमिशन की, वो निकल कर आती है तकरीबन 6 से लेकर 4% की लॉसेस की, यानी कि यहाँ पर होती है एफिशिएंसी 94 से 96% की। तो मान लीजिए एवरेज 5% लॉसेस और कंसिडर कर लेते हैं। तो 5% लॉसेस के बाद अब मेरे व्हील में जो फाइनली मैकेनिकल मूवमेंट के लिए जो एफिशिएंसी जा रही है, वो जा रही है 26% की। यानी कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में बात करें तो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर उसके मैकेनिकल पावर के कन्वर्जन तक जो एफिशिएंसी मिल रही है, वो मिल रही है पूरे सिस्टम की साइकिल की एफिशिएंसी 26%। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स की। और चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस पूरी साइकिल की एफिशिएंसी को जानने के लिए हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की। अब जब बात आती है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की, तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी की करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेजरली हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं फॉसिल फ्यूल से। पर आगे कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ रही है कि हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम लोग मेथनॉल से भी कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के जनरेशन की एफिशिएंसी आती है फॉसिल फ्यूल से, वो आती है 70 टू 80% की। ये जो हो गया कन्वर्जन हो गया फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन का। यहाँ पर दोस्तों मैं अगेन, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं पकड़ा था माइनिंग या फिर एक्सट्रैक्शन की फ्यूल के, यानी कि रॉ मटेरियल के, तो यहाँ पर भी मैं माइनिंग और एक्सट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो सीधे हाइड्रोजन की जो एफिशिएंसी निकल कर आती है 70 टू 80%, यानी कि यहाँ पर जो लॉसेज हो गए 30% के लॉसेज हो गए। अब फर्दर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन को हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हमको हमारे जो स्टेशन है जिससे कि हमारी गाड़ियों में फिलिंग होनी है वहां तक इनको पहुंचाना है। तो यहाँ पर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन और फिलिंग। अब चूंकि हाइड्रोजन को एक गैस है और इस गैस को हमको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करना होगा, तभी हम लोग इसको स्टोर कर पाएंगे छोटे से कॉम्पैक्ट एरिया में। इसीलिए काफ़ी हाई प्रेशर लगता है और इस हाई प्रेशर के कारण काफ़ी ज़्यादा पावर भी लगता है। इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो फिलिंग की एफिशिएंसी हो जाती है वो 86 से 90% की एफिशिएंसी हो जाती है। हम लोग 14% के लॉसेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो फर्दर जो 70% की हमारी हाइड्रोजन की एफिशिएंसी आई थी, वो 14% के लॉसेस यानी कि 86% की एफिशिएंसी को कंसीडर करने के बाद जो हो जाएगी 60% की एफिशिएंसी। यानी कि दोस्तों इन टोटलिटी हमारे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर हमारे रिफिलिंग स्टेशन तक हाइड्रोजन को स्टोर करने में जो इफेक्टिव एफिशिएंसी जाती है वो जाती है 60% के आसपास की। 60% की हाइड्रोजन के स्टोरेज की एफिशिएंसी के बाद अब इस हाइड्रोजन से मैकेनिकल पावर के कन्वर्जन की एफिशिएंसी को, अब यहाँ पर पिक्चर में आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों थ्योरेटिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 80% के आसपास की, पर अभी मैं प्रैक्टिकली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 45 से 50% के आसपास की। यानी कि लॉसेस की बात करें तो यहाँ पर लॉसेस हो जाते हैं 55% के आसपास के। तो फर्दर क्योंकि हमारे हाइड्रोजन स्टोरेज की एफिशिएंसी थी 60%, 55% की लॉसेस होगा, यानी कि सिस्टम एफिशिएंसी होगी 45% की। तो यहाँ पर इफेक्टिव एफिशिएंसी जो आती है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वो हो जाती है 27% की। अब चूंकि हम लोगों ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करी, पर अब इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए मोटर। तो यहाँ पर मोटर आ जाती है पिक्चर में, और मोटर की एफिशिएंसी हम लोग बात कर चुके हैं 85% की, यानी कि लॉसेस हो गए 15% के।
फर्दर इस 27% में जब 85% की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव एफिशिएंसी निकल आती है 23% की। लेकिन इस 23% की एफिशिएंसी हमको मिल रही है अब मैकेनिकल मूवमेंट में, यानी कि मोटर के रोटेशन में। फर्दर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करते हैं। मिड ड्राइव मोटर अगर हम लोग लगाते हैं तो वो हो जाती है 90% 96% की, यानी कि लॉसेस हो गए 6% के आसपास की, एवरेज 5% कंसिडर कर लेते हैं। तो ओवरऑल सारे लॉसेस को कवर कंसिडर करने के बाद जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है इफेक्टिव 22% की ओवरऑल इफेक्टिव एफिशिएंसी निकल कर आती है फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन से लेकर हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी से हमारे मैकेनिकल पावर में कन्वर्जन की 22% की एफिशिएंसी। अब हम लोग इन सभी को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। हम लोगों ने निकाली थी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड व्हीकल की एफिशिएंसी, और यहाँ पर हमारे फ्यूल के एक्सट्रैक्शन से लेकर उसके मैकेनिकल पावर में कन्वर्जन तक इस पूरे सिस्टम की जो एफिशिएंसी निकल कर आई थी, इफेक्टिव एफिशिएंसी, वो निकल कर आई थी एवरेज 14% के आसपास की। अब हम लोग बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी में हमारे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से लेकर हमारे घर के पावर से, डोमेस्टिक पावर से बैटरी की चार्जिंग, और उसके बाद इस पावर का मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्मेशन की जो एफिशिएंसी निकल कर आई थी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी साइकिल की इफेक्टिव एफिशिएंसी, वो निकल कर आई थी 26% की। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट में जो एफिशिएंसी निकाली थी, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी थी। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम लोगों ने कंसिडर किया था हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर इस फ्यूल सेल के थ्रू इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन तक, और इलेक्ट्रिसिटी में मोटर के थ्रू और ट्रांसमिशन के थ्रू मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्जन की जो एफिशिएंसी निकल कर आई थी, इफेक्टिव एफिशिएंसी, वो आई थी 22% की। अब दोस्तों हमारे पास टोटल तीनों टाइप के व्हीकल्स की इफेक्टिव एफिशिएंसी कंपैरिजन आपके पास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एफिशिएंसी है वो अभी भी 26% के आसपास है, यानी कि बाकियों से ज़्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूं, चूंकि जैसा कि आपको बताया था ये एक एवरेज डाटा के ऊपर बेस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे मान सकते हैं आपकी 5 से 8% का वेरिएशन आ सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। और अगर फ्यूल सेल की बात करूं तो अभी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कम है, लेकिन फर्दर जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हो सकता है कि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, जैसे कि ओवरऑल फ्यूल सेल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इक्विवेलेंट आ सकते हैं। हालांकि फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और फ्यूल सेल की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें काफ़ी रेयर मटेरियल्स यानी कि काफ़ी महंगे मटेरियल्स का यूज़ होता है। अब बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हालांकि एफिशिएंसी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक पॉइंट और बोला था कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में हम लोग जब इलेक्ट्रिक पावर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि सोलर पावर और विंड पावर और बाकी दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है पावर प्रोडक्शन के रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, यानी कि रनिंग कॉस्ट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, और उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी है जैसे सोलर पैनल की एफिशिएंसी तो कम होती है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो ओवरऑल आपकी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो आपकी रनिंग कॉस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर में जो ऑटोमोबाइल मोबिलिटी है, फ्यूचर ऑटोमोबिलिटी, वो होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट बाकी दूसरे हाइड्रोजन और आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। दूसरी ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर जनरेशन से लेकर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ड्राइव ट्रेन सिस्टम की, वो बाकी दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी इजी डिज़ाइन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आपके हाइड्रोजन फ्यूल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ही आईसी इंजन का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिज़ाइन जो होता है, और ये स्पेशली उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पावर ट्रेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। इसलिए मुझे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर की जो मोबिलिटी होने वाली है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होने वाले हैं।